and dear parents. My name is Rakesh Jain, and I'm working with the Expert Education Consultancy. And today I welcome you all for the session on importance of admission counseling in MBBS admissions. Today we have a speaker who is India's #1 admission counselor for medical admissions, Mr. Samsher Rana. To introduce you to the speaker, Mr. Samsher Rana is an engineer by education, and he's a certified admission counselor by profession. He's there in this field for last 25 years now, and in this last 25 years he has helped more than 10,000 students in getting the admission in their best desired college with the lowest fees. Mr. Rana has helped not only the UG students but also the PG students. So he is the best person in India to help you secure admission in any medical course, whether it is UG or PG. So without taking more time, I invite Mr. Samsher Rana to start his talk today about the importance of admission counseling for MBBS admission. Over to you, Mr. Rana, please. Hello. Good morning, dear students and parents. Today's topic, what is the role of admission counselor? MBBS admission depends on 4 parameters. Number 1, your NEET score. Number 2, your category. Number 3, your domicile. And number 4, what is your fee budget? Now, जब हम इन 4 पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो कि बच्चे की समझ में नहीं आता। और जब ये बच्चा काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरता है रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो अपनी फॉर्म में कुछ गलतियां कर बैठता है चॉइस फिलिंग में, वहां पर कुछ गलतियों के कारण जो उसकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती थी वो कई बार लूज कर जाता है, जिसके कारण उसको एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था वो रह जाता है, या वो बहुत फी स्ट्रक्चर हाई में चला जाता है और उसका एक बहुत प्रीसियस जो 1 साल है, जो एक अच्छा कॉलेज मिलना था, उससे वंचित रह जाता है। अब यहाँ एक एडमिशन काउंसलर का रोल आता है। जो ये आपके 4 पैरामीटर हैं, हम उन 4 पैरामीटर पे वर्क करते हैं। आपका नीट स्कोर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका डोमिसाइल क्या है, आपका फीस का क्या बजट है। इनके आधार पे हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी मोर इम्पोर्टेंट कि आपके क्या मार्क्स आए हैं, आपकी चॉइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ सबसे पहले तो जो फॉर्म फिलिंग का चालू होता है वो होता है ऑल इंडिया 15% का, जो कि ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट काउंसलिंग गवर्नमेंट की स्टार्ट होगी, उसके बाद साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी रहेगी, और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो आपका DU हो, AMU हो, BHU हो, वो भी पैरेलल में साथ साथ चलेंगे। उसके लिए 85% रिस्पेक्टिव स्टेट वाइज काउंसलिंग होगी। फर्स्ट राउंड में अगर हम ढंग से काउंसलिंग नहीं करते हैं ऑल इंडिया की, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या आपको फैक्टर ध्यान देने चाहिए, वो हम सारा उसी के बेस पे ही आपका एडमिशन प्रोसेस काम करता है। और बहुत सारी जगह हमने देखा है कि बच्चे इवन यहाँ तक कि जब डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करते हैं वो प्रॉपर नहीं होता है। प्रॉपर पहले स्कैन करने चाहिए, डॉक्यूमेंट फिल करने से पहले एडवांस में होने चाहिए क्या क्या है, आपके नेट बैंकिंग का देखना चाहिए, फीस ट्रांसफर करनी है, वो सारा प्रॉपर होना चाहिए। और जब ये सारी प्लानिंग करते हैं, फिर चॉइस भरने के बाद चॉइस लॉकिंग होती है। ऑल इंडिया में ऑटोमेटिक ये चॉइस लॉक हो जाती है, लेकिन जब हम स्टेट वाइज करते हैं तो चॉइस लॉक करनी पड़ती है। जैसे यूपी की है, चॉइस लॉक करनी पड़ती है। हमारे माइंड में ये रहता है कि ऑटोमेटिक है, जिसकी वजह से बहुत सौ के रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर जब तक आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे तब तक आपकी जो भी भरी है चॉइस वो नहीं मानी जाएंगी। कई स्टेटों में, कईयों में ऑटोमेटिक लॉक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं, अदरवाइज आपका
जो भी भरी हुई हैं चीजें वो रह जाती हैं। अब जैसे इंटरनल है आपका, फर्स्ट राउंड हो जाता है, उसके बाद आपको रिपोर्ट रिस्पेक्टिव स्टेट में करना होता है, रिस्पेक्टिव कॉलेज के जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं आपको एक यूपी का एग्जांपल दूं, वहां पे फर्स्ट राउंड के बाद काउंसलिंग सेंटर में जाके डिपॉजिट करना होता है डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और डीडी। बहुत सारे बच्चे वो ना करके कॉलेज चले जाते हैं, तो उनका एक साल वेस्ट हो जाता है, एक काउंसलिंग राउंड बेकार हो जाता है। तो एक काउंसलिंग राउंड बेकार ना हो, आपकी कोई मिस्टेक ना हो, वो सारा एक एडमिशन काउंसलर का योगदान रहता है। अब इसमें बहुत सारे हैं भी, आप कहाँ कहाँ करें, कहाँ कहाँ आप एलिजिबल हैं। बहुत सारी जगह एलिजिबिलिटी बनती नहीं है, वहां भी कर देते हैं। हमारा फी स्ट्रक्चर क्या है, आपका कट ऑफ कुछ मार्क्स हैं और हम अप्लाई कहीं और कर रहे हैं जहाँ की चांसेस ना के बराबर थे। जहाँ ज्यादा चांस होते हैं वहां आप कर नहीं रहे हैं। या बहुत सी बार क्या होता है कि डेट्स क्लैश कर जाती है आपस में काउंसलिंग की। वो हमें पता है कि डेट क्लैश करने के बाद नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने अप्लाई हुए हैं, यहाँ आपके चांसेस क्या हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ तक हमें भरने चाहिए। तो ये सारा हम पहले से ही प्लानिंग करते हैं और पेरेंट्स को और बच्चों को बताते हैं कि हम ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो आपके चांस बेहतर हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड के बाद अगर सीट बच जाती है तो रिस्पेक्टिव स्टेट्स को चली जाती है। अब स्टेट में जाने के बाद फिर वो हम काउंसलिंग मॉपअप के लिए करते हैं ऑल इंडिया के लिए। फर्स्ट राउंड जैसे ऑल इंडिया का खत्म होता है तो फिर वो स्टेट का स्टार्ट होता है। तो ये साइमल्टेनियसली चलता है, पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड, ऐसे ही फिर सेकंड स्टेट का, ऑल इंडिया का, फिर स्टेट का। इसी तरह से ही फिर मोपअप राउंड है। जैसे अपना दिल्ली का एग्जांपल ले, 15% है, तो ये 85 इंटरनल एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। आईपी का भी सेम प्रोसीजर है। आपकी जैसे एएफएमसी है, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है, तो हम एडवांस में बता देते हैं कि फिजिकली कितना वो आपका चाहिए, क्या हाइट चाहिए, क्या वो है, का एलिजिबल है कि नहीं है। बहुत सारे एलिजिबल नहीं होते हैं तो वो उन्हें पहुंचना पड़ता है उनको। तो ये बहुत सारे एक एक छोटे माइन्यूट चीजें हैं जो हम एडवांस में ही बता देते हैं कहाँ आपके चांस है। बहुत सारे बच्चों का हमने बीएचयू में एडमिशन करवाया है, रैंक बहुत पीछे है, वो हमने स्टे वैकेंसी में कराया है। इस बार भी हमने पीजी में साउथ के बच्चे थे तो हमने उनको कहा था कि आपका हम एनेस्थीसिया में बहुत 90,000 रैंक था तो भी हमने उसका पीजी में एडमिशन करवा दिया। ऐसे ही दिल्ली से भी एक बच्चा था, स्टे वैकेंसी में बीएचयू में हमने ऐसे बहुत सारे एडमिशन हर साल करवाते हैं। इसी तरह अब आप क्वेश्चन ये आता है कि अब हम हाउ टू सिलेक्ट एडमिशन काउंसलर, अभी कैसे हम करें, कौन जाने कहाँ क्या है। तो सबसे पहले देखें कि भी उसका एक्सपीरियंस क्या है, कितने साल से काम कर रहा है, क्या उसका बैकग्राउंड है, हमारे पास की उसके पास कितना डाटा बैंक है, कट ऑफ है, लास्ट ईयर का है, कितने एडमिशंस करवाए हैं, क्या उसके पास पूरी टीम है। आजकल जैसे कोरोना काल चल रहा है, हमने भी पीजी के टाइम में बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग की हमारे पास, क्योंकि पूरी टीम थी तो घर से बैठ के सबने अलग अलग करके पूरे हमारे पास डाटा था कहाँ कहाँ है। तो हमने बहुत सारे बच्चों का एडमिशंस कोरोना के काल में भी हमने घर बैठ के कर दिया, क्योंकि हमारी पूरी टीम थी, हमारा नेटवर्क था, हमारे पास पूरा कट ऑफ था, सारा सिस्टम था। तो हमारा पूरा इंडिया के हम पहले कंसल्टेंट हैं जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, चाहे वो आपका बेंगलोर हो, क्योंकि बेंगलोर में सबसे कम फीस है, चाहे वो केरला हो, 5 से 6 लाख फीस है प्राइवेट कॉलेजेस की, चाहे वो आपका यूपी है, लखनऊ में ऑफलाइन काउंसलिंग में हमारी पूरी टीम होती है, चाहे वो जयपुर है, तो इस तरह से, चाहे हरियाणा है, तो हमारी पूरी टीम हर जगह अवेलेबल होती है काउंसलिंग में ऑफलाइन। ऐसे ही मैं एक केस का आपको बताता हूँ। मैं जयपुर में था मॉपअप राउंड में लास्ट ईयर। एक बच्ची का एडमिशन क्योंकि डिले हो गई थी काउंसलिंग, उसने बीएससी नर्सिंग में ले लिया था जोधपुर में। वो लड़की काउंसलिंग के लिए आई हुई थी जयपुर में, मैं भी, क्योंकि हमारी पूरी टीम होती है, वहीं पे ही मैं था। तो लड़की बड़ी परेशान थी कि उसने पूछा कि मेरा सर एडमिशन नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्या बात हुई? सर मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है और मेरा नंबर आ गया है, मेरे को एमबीबीएस मिल जाती इस वजह से। मैंने कहा बेटा ये चीज तो आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, अरे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जोधपुर में जमा थे। अगर वही बच्ची हमारे पास एडवांस में आती तो हम उसको एमबीबीएस सीट दिलाते।
अब छोटी सी लापरवाही कह लो, इग्नोरेंस कह लो, ध्यान नहीं दिया उसने डॉक्यूमेंट्स पे, अब वो एमबीबीएस से रह गई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे लास्ट ईयर में आपको चंडीगढ़ का एक केस स्टडी लेते हैं। चंडीगढ़ तो एजुकेटेड सिटी है, सारे पढ़े लिखे हैं। वहां पे अराउंड 113 बच्चे रिजेक्ट हो गए। जो फॉर्म भरने का प्रोसेस होता है, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन जो सेकंड प्रोसेस होता है, फी नहीं भरी थी उन्होंने, क्योंकि वो 2 स्टेप में होता है। वहां पे बच्चों के 600 नंबर, 650 नंबर आ गए, लेकिन वो काउंसलिंग से ही बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस पूरा नहीं किया था। सेकंड, दूसरा, वहां पे अराउंड 236 बच्चों ने वहां पे एक एफिडेविट देना होता है कि हम दूसरी स्टेट में कोई काउंसलिंग का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, क्योंकि जिसने चंडीगढ़ से 12th पास की है तो वो एलिजिबल हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चों ने वो एफिडेविट नहीं दिया, वो रिजेक्ट हो गए। जिसमें से 24 बच्चे ऐसे थे कि जिनका बहुत अच्छा मेरिट नंबर था, लेकिन उन्होंने 2 जगह अप्लाई कर दिया। कुछ बच्चों ने हरियाणा में भी अप्लाई कर दिया, कुछ ने, क्योंकि वो डोमिसाइल पंजाब के थे, हरियाणा के, तो उन्होंने अपनी स्टेट में भी कर दिया, जबकि एफिडेविट में क्लियर था कि आपको एक ही जगह का बेनिफिट लेना है। अब वो 24 के 24 बच्चे काउंसलिंग से बाहर हो गए, उनका 1 साल खराब हो गया। मेरे फ्रेंड की लड़की थी, उसका पीछे बहुत था, तो मैंने उसको गाइड किया कि नहीं, ये गलती मत करना, आप भले ही आपके पास डोमिसाइल हरियाणा का है, आप एक ही रहना। आज उसकी बच्ची चंडीगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही है। तो ये सारा रोल रहता है एडमिशन काउंसलर्स का। तो इससे अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है, तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू शमशेर जी, आपने बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव हमें दिया कि एडमिशन काउंसलिंग का क्या रोल होता है और कैसे एडमिशन काउंसलर एक एमबीबीएस के एडमिशन में बच्चे का हेल्प कर सकता है। कुछ सवाल जो आ रहे हैं सर, आपसे एक एक करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनका जवाब दे सकें। तो एक बच्चा पूछ रहा है कि जैसे हम जो कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से नीट के, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो उसको कितने नंबर का टारगेट लेके चलना चाहिए? देखो, वो डिपेंड करता है बच्चे का डोमिसाइल कहाँ का है, बच्चे की कैटेगरी क्या है। जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें, और इसमें ऑल इंडिया प्लस स्टेट दोनों को ही हम कंसीडर करके चलें, तो मिनिमम हम टारगेट लेके चलते हैं 570 से ऊपर हो तो उसका कंफर्टेबल है। ऐसे ही अगर हम ईडब्ल्यूएस में लेके चलें, ओबीसी में लेके चलें, तो वो अराउंड वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। राजस्थान में अलग कट ऑफ जाएगा, दिल्ली में अलग जाएगा, तो वो अराउंड लेके चले 30 से 40 मार्क्स डाउन जाएंगे। ऐसे ही एससी में अराउंड 50 और डाउन चले जाएंगे। एसटी में अराउंड 400 तक भी एडमिशंस पॉसिबल है। अदरवाइज लास्ट में स्टे वैकेंसी तक और भी डाउन जाते हैं एडमिशंस। ये सारा प्रोसेस चलता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट है। कोई डेट कोइंसाइड कर जाती है तब बहुत सारा होता है। इस बार क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत पोस्टपोन डिले हो गया है, तो काउंसलिंग बहुत फास्ट चलेंगी। फास्ट चलने से टाइम बहुत कम मिलेगा उनको, डेट कोइंसाइड आपस में करेंगी। जब भी 2 या 3 स्टेट मेजर की डेट कोइंसाइड करती है तो काउंसलिंग पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र में नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं, फिर उसके बाद अपने कर्नाटका है, राजस्थान है, तो इनकी आपस में भी डेट कोइंसाइड करती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, तो बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आएंगी। जी ग्रेट सर। एक सवाल जो मतलब मैं 2 सवालों को एक क्लब कर रहा हूँ जो बच्चों ने पूछा है, कि एक पूछ रहे हैं कि एनआरआई कोटा और मैनेजमेंट कोटा, इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए सर। कि एक बच्चे ने पूछा है कि वेदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विल हैव मैनेजमेंट कोटा, और दूसरे ने पूछा है कि व्हाट इज एनआरआई कोटा। तो आप अगर एनआरआई कोटा और मैनेजमेंट कोटा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे सके तो शायद बच्चों को हेल्प होगा। जी, एनआरआई कोटा जो कि ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। स्टूडेंट है, उनके जैसे फादर हैं, फादर के ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, मदर की तरफ से उनके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, यानी मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, उनके बच्चे, ये फर्स्ट ब्लड रिलेशन में आते हैं, तो वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। और एनआरआई सीट्स अवेलेबल हैं, जैसे हरियाणा में अवेलेबल है एनआरआई सीट। फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं स्टेट को, सेकंड प्रेफरेंस होता है ऑल ओवर इंडिया का।
जैसे पंजाब में एनआरआई सीट अवेलेबल हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, हरियाणा में अवेलेबल हैं, राजस्थान में अवेलेबल हैं, ऐसे ही गुजरात में अवेलेबल हैं, और ऑलमोस्ट सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट संतोष को छोड़ के सभी में ही एनआरआई सीट्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही अगर कोई एनआरआई नहीं अवेलेबल रहते तो जैसे एमपी में भी हैं तो वो सीट ट्रांसफर हो जाती है मैनेजमेंट में इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ये चीजें हैं, तो उनकी फीस थोड़ी हायर रहती है, अराउंड $90,000 से लेके $1,25,000 तक। कई जगह वन टाइम पेमेंट देनी होती है, जैसे राजस्थान में $1,00,000 है तो वो सिंगल देनी पड़ती है एक इंस्टॉलमेंट। हरियाणा में है इंस्टॉलमेंट में है, पंजाब में है इंस्टॉलमेंट में। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग फी स्ट्रक्चर अलग अलग ये है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में अराउंड $30,000 से लेके $75,000 पर ईयर ट्यूशन फी है। इसमें अगर मार्क्स बहुत भी कम है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है। अगर हम पहले से ही प्लानिंग करें, अगर हमें स्टूडेंट मिल जाए तो भले ही उनके 200-250 मार्क्स भी हों तो हम गवर्नमेंट कॉलेज में उसका एनआरआई के अगेंस्ट एडमिशंस करवा सकते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे हमने एडमिशंस करवाए। थैंक यू सर। सर एक सवाल आया है जो एक पेरेंट्स ने पूछा है कि अगर एक बच्चे ने 10वीं और 12वीं उस स्टेट से नहीं किया जिसका वो डोमिसाइल है, तो क्या वो उस स्टेट के 85 कोटा, जो 85% आपने कोटे की बात की, क्या वो उसमें एलिजिबल होगा अगर उसने 10वीं और 12वीं वहां से नहीं किया? बहुत सारी स्टेट में अलग अलग रूल है। कई जगह 7 ईयर की स्टडी मस्ट है, कई जगह 10th 11th 12th मस्ट है। वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेट का है, तो वो हमें पर्सनल कांटेक्ट कर लेगा कि मैं इस स्टेट से हूँ, ये है, तो फिर हम उनका अलग अलग आंसर देंगे, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग रूल है। कई जगह जैसे दिल्ली है, अगर 11th 12th है तो वो डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही महाराष्ट्र में है 7 ईयर स्टडी जरूरत है, डोमिसाइल है। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल है जी। सर हिमाचल प्रदेश का कुछ अगर एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे सकें तो, कि क्या हिमाचल प्रदेश में इस तरह का बच्चा 85% कोटा में एलिजिबल होगा या ना नहीं? अगर वो हिमाचल से बिलोंग करता है और 11th 12th बाहर से भी है और डोमिसाइल है वहां पे और 7 ईयर से ज्यादा स्टडी है तो वो 85 का भी बेनिफिट उठा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। और सर वैसे तो बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, पर वो क्योंकि बहुत सारे सवाल बड़े स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऐसे ऐसे सवाल हैं कि जो उनका, मान लीजिए जैसे एक बच्चा पूछ रहा है कि एमजीएम जयपुर में अगर मेरे को एडमिशन हो तो उसके लिए कितना मेरे मार्क्स होने चाहिए, जो कि मेरे को लगता है कि बड़ा एक प्राइवेट काउंसलिंग का ही मैटर है, क्योंकि उसको जनरल प्लेटफॉर्म पे आप उसका शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। बट एक सवाल जो मतलब कई बच्चों ने भी पूछा है और मेरे मेरे भी दिमाग में आता है कि आपका क्या रोल रहेगा सर एज ए एडमिशन काउंसलर? आप कैसे उस बच्चे की हेल्प करेंगे? क्या आपका कोई बैकडोर चैनल होगा जिससे आप एडमिशन करवाएंगे, या आप प्रोसेस में कुछ हेल्प कर, आपका क्या रोल हो पाएगा सर उस पूरे एडमिशन के लिए? एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग सारा एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, हमारे पास डाटा है, क्या कट ऑफ गई थी, हम सारे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखते हैं, किस स्टेट में कब काउंसलिंग है, हम सभी ऑल ओवर इंडिया की डेट्स को मैच करते हैं। काउंसलिंग किस फ्लो में जा रही है, कितनों ने अप्लाई किया है, वहाँ कट ऑफ क्या गया है, उसके आधार पे हम बताते हैं ये चांसेस है इसके, यहाँ अब नहीं तो फिर सेकंड या मॉक अप या स्टे वैकेंसी में चांस है। और एमजीएम में डिपेंड करता है, अगर बच्चा राजस्थान का है तो उसकी कट ऑफ अलग जाएगी, अगर बाहर का है उसकी कट ऑफ अलग जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंस राजस्थान में फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड राउंड में राजस्थान वाले बच्चों को दिया जाता है। अगर उसके मार्क्स मोर देन 400 भी आ जाते हैं तो उसको इजीली एमजीएम मिल जाएगा। अगर वो मैनेजमेंट कोटा में जाएगा तो 200 मार्क्स ओनली क्वालिफाइड भी हो जाएगा तो उसको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी में जाता है बच्चा, राजस्थान का है या आउटसाइड ऑफ राजस्थान का है, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है जी। और सर एक लास्ट सवाल मैं आज के लिए रखना चाहूंगा कि अभी तो नीट हुआ नहीं है, तो नीट तो अभी 15 दिन दूर है, तो आप आज एडमिशन काउंसलर एज ए आपका क्या सजेशन है कि क्या हम नीट की वेट करें या तब हम एडमिशन काउंसलर को कांटेक्ट करें, या आज ही हमें एडमिशन काउंसलर से बात कर लेनी चाहिए? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास आज की डेट में सभी पेरेंट्स के पास जो हमने 4 फैक्टर बोले हैं, 3 चीज तो उनके पास अवेलेबल है। सिर्फ नहीं है तो नीट स्कोर नहीं है, उनको अपनी कैटेगरी मालूम है, उनको अपना डोमिसाइल मालूम है, उनको अपना फीस बजट मालूम है।
हम पेरेंट्स और स्टूडेंट के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड स्कोर आपका क्या है टेंटेटिव, उसके बेस पे हम पूरा उसको एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को, प्लान ए प्लान बी। अभी से ही कर लेंगे तो हम बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या बेनिफिट होगा। अगर बहुत जस्ट क्वालिफाइड भी होते हैं, मेरे पास ऐसे एग्जांपल भी हैं कि बच्चा जस्ट क्वालिफाइड था, 152 मार्क्स थे, तो भी मैंने उसका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराया। एक ओबीसी कैटेगरी का था, 110 थे, तो भी मैंने 14 लाख की फीस में कराया। हम प्राइवेट कॉलेज में अप टू 35 लाख रुपीज तक सेव कर देते हैं, तो वो एडवांस में ही प्लानिंग करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ आपके पैसे हम बचा सकते हैं, कहाँ बेस्ट कॉलेज मिलेगा, कौन सा रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, कौन सा परमिटेड कॉलेज है, कहाँ बेस्ट फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें पहले ही प्लान करके, आज टाइम है तो अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्रेट सर, थैंक यू। आई थिंक आपका जो सेशन था आज का, एक ये जहाँ तक मेरे को आपने पहले भी एक आइडिया दिया था कि ये एक स्टार्ट है, आज का सेशन एक पहला सेशन है, और आप आगे और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर इसी तरह के काउंसलिंग से रिलेटेड एडवाइस देने के लिए वेबिनार्स करते रहेंगे। तो आज के सेशन के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, और आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स ने जो आज आपने बातें कही उससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और आगे भी हम आपके जो आपकी जो 25 साल का जो एक्सपीरियंस है, हम उससे फ़ायदा उठाने के लिए आगे भी ऐसे ऐसे वेबिनार करते रहेंगे। मैं आज सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया उनका धन्यवाद करता हूं, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ अपना नंबर प्राइवेट मैसेज करके आप हमारे चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हम चैट बॉक्स अगले 2 मिनट के लिए ओपन रखेंगे, तो आप अपने नंबर, मोबाइल नंबर आप अपना चैट बॉक्स में टाइप करके प्राइवेट में आप भेज दीजिए, और साथ में अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है, देखिए 2 चीज़ें हैं कि जो जनरल सवाल थे वो शमशेर जी ने अभी इस वेबिनार में ऑलरेडी आपका आंसर दे दिया है। अगर किसी को पर्टिकुलर अपने एक सवाल का जवाब चाहिए, तो देखिए एक सवाल का जवाब एक वेबिनार में नहीं हो पाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नंबर भेज दीजिए विद योर क्वेश्चन, एंड वी विल ट्राई टू आंसर दैट। Thank you all, and thank you Samsher ji for this wonderful webinar, and we wish all the students all the best for their NEET exam.